हेलो एवरीवन। सो यहां पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड में प्रॉब्लम, ठीक है, और ये आपके पास पूछा गया था गेट 2011 में, ठीक, प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है अ स्फेरिकल स्टील बॉल ऑफ 12 मिलीमीटर डाया इज इनिशियली एट 1000 केल्विन, इट इज स्लोली कूल्ड इन अ सराउंडिंग ऑफ 300 केल्विन, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन द स्टील बॉल एंड द सराउंडिंग इज 5 watt per meter square Kelvin, the thermal conductivity of steel ball is 20 watt per meter Kelvin. Temperature difference between the center and the surface of steel ball is, ठीक है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर हमें कमेंट करना है। और टेम्परेचर डिफरेंस किसका किसका, ठीक है, सेंटर और सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस टेम्परेचर डिफरेंस पे हमको कमेंट करना है। क्लियर पॉइंट। तो क्या बोल के रखा हुआ है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ये बोल रहा है कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस है वो लार्ज होगा। क्यों लार्ज होगा? बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज फार ग्रेटर देन दी कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है लार्ज होगा बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। सी ऑप्शन बोल रहा है कि स्मॉल होगा बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। और जो डी ऑप्शन है ये बोल रहा है कि स्मॉल होगा बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेसर देन द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपने को क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको ये बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसका है। सबसे पहले तो यहां पे आपको जज करना है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है ये थोड़ा सोचो कि आपके पास एक स्फेरिकल स्टील बॉल है जिसका डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो चलो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल स्टील बॉल है, ये मेरे पास एक स्फेरिकल स्टील बॉल है जिसका कि रेडियस गिवन है कितना, 6 मिलीमीटर, ठीक है। रेडियस अगर देखे हुए, डायमीटर मेरे पास गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 6 mm। क्लियर। आगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे। सो क्वेश्चन में बोल के रखा है इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन, ठीक है। क्या क्या डेटा गिवन है पहचानना आना चाहिए। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास गिवन है 1000 केल्विन। आगे आप पढ़ोगे तो जो कूलिंग मीडिया है उसका टेम्परेचर के बारे में भी उसने बोल के रखा हुआ है कि जो कूलिंग मीडिया है, जो सराउंडिंग है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन, जिसको हम शो करते हैं टी इन्फिनेटिव से, राइट। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, H, और वो कितना दे के रखा है मेरे पास, H जो दे के रखा है 5 watt per meter square Kelvin, राइट। स्टील बॉल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दे के रखी है, Ks, और ये मेरे पास कितना है, 20 watt per meter Kelvin। ये डेटा मेरे पास गिवन है। और कमेंट किसके बारे में करना है, कमेंट है अगर सेंटर का टेम्परेचर जिसको मैं Tc बोलता हूं और सरफेस का टेम्परेचर लेट अस अज्यूम इसको मैं बोलता हूं Ts। सो डिफरेंस इन दोनों के ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है Tc माइनस Ts है, इस पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, ठीक है, या स्मॉल होगा, ज्यादा है तो क्यों है, स्मॉल है तो क्यों है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम पढ़ने से इतना तो समझ आ चुका होगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो भाई 3 मेथड है, ठीक है। और 3 मेथड में से कौन सा मेथड आप लगाओगे ये आप कैसे डिसाइड करते हो, ये आप डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ICR एंड ECR, ठीक है। व्हाट इज ICR, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, व्हाट इज ECR, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, राइट। और यही आपके पास मतलब आपके पास जो ICR और ECR जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको दे के रखा है R कंडक्शन एंड R कन्वेक्शन के फॉर्म में। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बायोट नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो बायोट नंबर से हमें काफी कुछ पता चल जाता है, ठीक है। बायोट नंबर से हमें यह पता चल जाता है कि जो ICR और ECR में से, मतलब जो कंडक्शन रेजिस्टेंस और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस में से कौन ज्यादा है कौन कम है, ये हमें पता चल जाता है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो बेसिकली जो बायोट नंबर होता था वो किसका रेशियो होता था, तो आपको पता है बायोट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है ICR टू ECR, करेक्ट। और यहां के हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, R कंडक्शन बाई R कन्वेक्शन, यही है ना भाई, ठीक है। सो डायरेक्टली हमको मैथमेटिकल फॉर्म पता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है। सो बायोट नंबर इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, HL डिवाइडेड बाई KS, राइट। H भी गिवन है, KS भी गिवन है, L क्या होता था, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। सो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की अगर मैं बात करूं L कितना हो जाएगा भाई, यहां से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास R/3, ठीक है। ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो भाई L क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, और ये क्या होता है V डिवाइडेड बाई A,
राइट। सो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, और कितना आता है r/3, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, ये कितना आएगा मेरे पास d/6, ठीक है, या फिर क्या बोल सकता हूं, या फिर कितना आएगा d/6, राइट। सो बायोट नंबर कैलकुलेट करें। सो बायोट नंबर अगर कैलकुलेट करोगे, सो बायोट नंबर इज इक्वल टू h की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई 5 इंटू l कितना आ गया r/3 या d/6 जो लेना ले लो। तो मैं एक काम करते हैं 12 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया -3, ठीक है, मीटर में आ गया, ठीक है, डायमीटर ले लिया हमने, डिवाइडेड बाई ks मेरे पास कितना है, ks है मेरे पास 20 वाट पर मीटर केल्विन, मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास 6, राइट। सो यहां से बायोट नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो बायोट नंबर। सो बायोट नंबर इज इक्वल टू ये कितना आ गया, तो 6 2 जा ये हो गया, और ये हो गया 5 4 जा, और ये हो जाएगा 2 2 जा अगेन, करेक्ट है। सो ये मेरे पास कितना आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास कम है, किससे कम है, 0.1 से कम है, और 0.1 से कम है। अगर बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वैलिड है, ठीक है। क्या रहा है, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस क्या होगा, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस इज वैलिड। व्हाई इट इज वैलिड, बिकॉज बायोट नंबर जो निकाला आपने दैट इज लेसर देन 0.1, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस इज वैलिड, करेक्ट। और आपको यह पता है कि जब भी हम बात करते हैं लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, जब भी हम बात करते हैं लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस मेथड के बारे में, तो हमको पता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस बोल लूं या टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल लूं, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है विद इन द सॉलिड। इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को और क्या बोलते थे, नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रॉब्लम, अगर आप कॉन्सेप्ट याद करोगे तो। क्लियर पॉइंट। सो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, यहां से हमें यह सीखने को मिला, सिंस बायोट नंबर की वैल्यू लेस देन 0.1 है, इसलिए लैम्ब्डा पैरामीटर एनालिसिस क्या है, वैलिड है। और अगर लैम्ब्डा पैरामीटर एनालिसिस वैलिड है इस प्रॉब्लम में, इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो स्पेस का फंक्शन नहीं होगा, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन होगा। क्लियर है पॉइंट, मतलब टेम्परेचर जो ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट आपके पास, इस पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्लियर है पॉइंट। सो यहां पे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट मेरे पास नेग्लिजिबल है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर स्पेस के साथ वेरी नहीं कर रहा है, और टेम्परेचर अगर स्पेस के साथ वेरी नहीं कर रहा है, मतलब यहां का जो टेम्परेचर है और यहां का जो टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा, स्मॉल डिफरेंस होगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से हम क्या कमेंट कर पाएंगे कि ये तो पक्की बात हो गई कि भाई जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो स्मॉल है, ठीक है। सो आपके पास ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हो सकता है तो आपके पास क्या हो सकता है, सी या डी में से, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कोर मतलब सेंटर का और सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस है वो स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, ठीक है। अब आपके पास अगेन दो ऑप्शन है, ठीक है, अगेन यहां पे देखोगे स्मॉल में आपके पास दो ऑप्शन है। सो क्या कमेंट करना है, कमेंट ये करना है कि भाई आर कंडक्शन वेरी वेरी ग्रेटर देन आर कन्वेक्शन है इसलिए स्मॉल है, या आर कंडक्शन वेरी वेरी लेसर देन है आर कन्वेक्शन से इसलिए स्मॉल है। तो भाई देख लो, ठीक है, बायोट नंबर की वैल्यू क्या आई है, कम आई है। सो बायोट नंबर की वैल्यू अगर कम आई है, इसका मतलब क्या है, आर कंडक्शन जो है, कंडक्शन रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो यहां से हम क्या कमेंट कर सकते हैं, यहां से हम कमेंट कर सकते हैं कि जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे पास, डी होगा, दैट इज नथिंग बट द दिल्ली, राइट। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी, ठीक। टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो स्मॉल होगा, व्हाई इट इज स्मॉल, बिकॉज द कंडक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। क्लियर पॉइंट। सो दिस इज कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं तो आसानी से इस प्रॉब्लम को आप बना सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, गेट 2011 में। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम आपके पास गेट का क्वेश्चन है और ये आपके पास गेट 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में, अ स्मॉल कॉपर बॉल ऑफ 5 mm डाया at 500 Kelvin is dropped into an oil bath whose temperature is 300 Kelvin. Thermal conductivity of copper is 400 watt per meter Kelvin. Density is 9000 kg per meter cube and specific heat is 385 joule per kg Kelvin.
एच के बारे में उसे बोल के रखा हुआ है द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 250 वाट पर मीटर पर केल्विन, और क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस वैलिड है। ठीक है, मतलब बायोट नंबर हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस जो है वो वैलिड है। क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, क्या आपसे वो पूछना चाह रहा है, द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द कूलिंग विल बी इन केल्विन पर सेकेंड। राइट, सो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है इसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है उसको आप समझिए और क्या फाइंड आउट करना है उसको समझिए। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, बॉल हो गया। तो बॉल कौन सा शेप का होता है, बॉल ऑब्वियसली स्फेरिकल इन शेप। ये मेरे पास बॉल है और ये जो बॉल है इसका डायमीटर मेरे पास गिवन है 5 mm, मतलब रेडियस हो जाएगा 2.5। ये हो गया मेरे पास रेडियस, और डायमीटर मेरे पास गिवन है 5 mm। ठीक है, डायमीटर मेरे पास 5 mm गिवन है, रेडियस ऑब्वियसली 2.5 हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर बोला हुआ है 500 केल्विन है। ठीक है, सो इनिशियल टेम्परेचर मतलब टीआई से हम रिप्रेजेंट करते थे 500 केल्विन, और जो ऑयल बाथ है, ठीक है, ऑयल बाथ का टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन। तो भाई ये जो स्फेरिकल बॉल है इसको आपने डुबाया है कहां पे, ऑयल बाथ में, और ऑयल बाथ क्या हो गया, ऑयल बाथ जो है वो आपके पास कूलिंग मीडिया है। राइट, टेम्परेचर गिवन है कितना 300 केल्विन, मतलब क्या गिवन है टी इन्फिनिटिव कितना गिवन है 300 केल्विन। ठीक है, ये डेटा हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, अब देखो मैंने हमेशा बोला हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी ऑयल का भी देगा, इस प्रॉब्लम में नहीं गिवन है, ओके, लेकिन कंफ्यूज अगर आपको करना होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको ऑयल का भी देगा। तो अंडरस्टैंड करना है कि हमको थर्मल कंडक्टिविटी किसका यूज करना है। राइट, हमें थर्मल कंडक्टिविटी यूज करना है सॉलिड ऑब्जेक्ट का, और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट की थर्मल कंडक्टिविटी है जिसको हम KS से रिप्रेजेंट करते थे वो हमको गिवन है कितना 400 वॉट पर मीटर केल्विन। क्लियर है पॉइंट। स्पेसिफिक हीट डेंसिटी सब गिवन है, डेंसिटी गिवन है कितना, डेंसिटी गिवन है 9000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, स्पेसिफिक हीट गिवन है, C गिवन है, ये गिवन है मेरे पास 385 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, यूनिट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कई बार आपके पास C आपको मिलेगा जो स्पेसिफिक हीट है वो किलो जूल पर केजी केल्विन में मिलेगा, लेकिन आपको लेके किस में चलना है, जूल पर केजी केल्विन में। सो कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। ठीक है, यहां पे तो जूल पर केजी केल्विन में गिवन है, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको देगा किलो जूल पर केजी केल्विन में। ठीक है, सो इन चीजों को दिमाग में रखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H के बारे में उसने बोल के रखा है 250 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्लियर पॉइंट। और क्वेश्चन में बोल के रखा है लैम्डा पैरामीटर एनालिसिस वैलिड है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट है। सो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ कूलिंग, करेक्ट है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ कूलिंग, मतलब रेट ऑफ कूलिंग को हम किससे शो करते हैं, dt बाई डी टाउ। और ये कहां पे पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो dt बाई डी टाउ है वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है, ये आपको अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट में आपने सीखा हुआ है। सो dt बाई डी टाउ एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, हमको dt बाई डी टाउ मतलब रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ये बताना है कहां पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द कूलिंग। बिगिनिंग ऑफ द कूलिंग का मतलब कहां पे बताना है, बिगिनिंग ऑफ कूलिंग का मतलब बताना है dt बाई डी टाउ एट टाउ इज इक्वल टू 0, यही तो बिगिनिंग ऑफ कूलिंग है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो सिंपल एनर्जी बैलेंस से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। अब एनर्जी बैलेंस कैसे है, तो हमको पता है बाय एनर्जी बैलेंस, चलिए एनर्जी बैलेंस अगर करोगे, सो एनर्जी बैलेंस अगर करें तो कैसे करते हैं एनर्जी बैलेंस, कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है एनर्जी बैलेंस, राइट। सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, करेक्ट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट और ऑफ सॉलिड बॉल, दिस इज इक्वल टू, राइट, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, करेक्ट। और ये कहां पे कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको कहां पे बोल रहा है, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग, ये आपको कहां पे पूछा है, एट द बिगिनिंग, और एट द बिगिनिंग का मतलब एट टाउ इज इक्वल टू 0, एट टाउ इज इक्वल टू 0। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड बॉल क्या लिख सकते हैं, ये हो गया भाई mc, ये हो जाएगा dt बाई डी टाउ, करेक्ट, माइनस साइन, वाई इज माइनस साइन, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि आप कूल हो रहा है, क्योंकि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो कूल हो रहा है, ठीक। बिगिनिंग मतलब टाउ इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू HA,
राइट। अच्छा, बिगिनिंग में सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, सो Ti के बराबर होगा, सो ये हो जाएगा Ti माइनस T इंफिनिटी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे, अब देखो मास, तो मास के लिए हमको, ठीक है, मास के लिए हमको क्या देख रखा है, डेंसिटी गिवन है, और हमको पता है कि अगर हम बात करते हैं रो क्या होता है भाई, मास डेंसिटी, और ये हम लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो m इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया रो इंटू वी, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस रो इंटू वी सी डी टी बाई डी टाउ एट टाउ इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू एच ए, और ये हो गया Ti माइनस टी इंफिनिटी। करेक्ट है, सारे डेटा है क्या हमारे पास, ठीक है। देखो रो हमारे पास गिवन है, सो रो मेरे पास गिवन है माइनस, रो कितना गिवन है भाई, रो गिवन है 9000 इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सो वॉल्यूम यहां से निकाला जा सकता है, अगर वॉल्यूम हम निकालेंगे सो वॉल्यूम 4/3 पाई, और ये हो गया मेरे पास r क्यूब, करेक्ट। सो यहां से अगर देखोगे तो ये हो गया 4/3 पाई इंटू r, मेरे पास कितना है, डायमीटर है 5 mm, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.5, रेडियस लेना है ना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो गया क्यूब, करेक्ट। सो यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा, सो वॉल्यूम यहां ले लेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट C गिवन है, और गिवन है मेरे पास कितना 385 मल्टीप्लाइड बाई dt बाई डी टाउ एट टाउ इज इक्वल टू 0, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज इक्वल टू h कितना गिवन है, h है मेरे पास 250 मल्टीप्लाइड बाई एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, सो एरिया दिस इज नथिंग बट द एरिया, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। या फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई, a को नीचे ले आओ, ठीक है। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं कि a को हम नीचे ले आए तो v बाई ए हो जाएगा ना, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, v बाई ए, करेक्ट। सो यहां से अगर देखोगे ये हो गया माइनस रो मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा v बाई ए, सो v बाई ए क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, और क्या हो जाएगा r/3 होगा क्या यहाँ पे, r/3 या फिर d/6, जो आप लेना चाहो ले सकते हो, d/6 इनटू ये हो जाएगा c, और ये हो गया dt बाई डी टाउ एट टाउ इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू h, और ये हो गया Ti माइनस टी इंफिनिटी, करेक्ट। सो यहां से मेरे पास रो है माइनस, ये हो गया 9000 मल्टीप्लाइड बाई d मेरे पास हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई c मेरे पास कितना है 385 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा dt बाई डी टाउ एट टाउ इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू h मेरे पास है 250 मल्टीप्लाइड बाई Ti, सो Ti इनिशियल टेम्परेचर 500 माइनस, और मेरे पास जो T इंफिनिटिव है, T इंफिनिटिव मेरे पास कितना हो गया, T इंफिनिटिव है मेरे पास 300 केल्विन, 300, करेक्ट। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, dt बाई डी टाउ एट टाउ इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहां पे आपके पास माइनस साइन आएगा, यहां पे, करेक्ट है। और माइनस साइन क्या शो करेगा, माइनस साइन यही शो कर रहा है क्योंकि आपको तो मैग्नीट्यूड बताना है, पहले ही क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है फॉल, रेट ऑफ फॉल, तो माइनस साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है उसी फॉल को, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। उसी फॉल को आपके पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी फॉल को शो कर रहा है वो माइनस साइन, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से आपके पास जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, कुछ नहीं है यहां पे, ठीक है, सिंपल आपको कैलकुलेटर यूज करना है और कैलकुलेटर यूज करके वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो यहां से जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 17.3, ठीक है, ये आ जाएगा 17.3, ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा भाई, केल्विन पर सेकेंड, क्लियर है पॉइंट। सो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है ना, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना था, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 17.3, करेक्ट। सो यहां से आप सिंपल सा एनर्जी बैलेंस करके बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वन वे, एनर्जी बैलेंस किया, ठीक है। अगर आपको बेसिक एनर्जी बैलेंस का आइडिया है, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक। चलिए, यहां से नहीं बनाना है, दूसरा मेथड से बनाना है, ठीक है। सो दूसरा मेथड क्या है, सो दूसरा मेथड भाई अलग मेथड नहीं है, एक्चुअली आया इसी से ही है, ठीक। अब देखो हमको डायरेक्टली क्या याद होता है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला याद करके जाते हैं, है ना, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम फॉर्मूला याद करके जाते हैं, और वो जो फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या है, T माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन Ti माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ, यही तो फॉर्मूला है क्या, लैम्डा पैरामीटर एनालिसिस में टेम्परेचर वेरिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। नो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T इन्फिनेटिव प्लस ये हो जाएगा Ti माइनस टी इन्फिनेटिव
इंटू ई टू द पावर माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ। ये हो गया राइट। अब देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है डी टी बाई डी टाउ। सो डी टी बाई डी टाउ फाइंड आउट करना है। डी टी बाई डी टाउ इज इक्वल टू, ये हो गया 0 प्लस टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस एच ए रो वी सी, ठीक है, माइनस एच ए रो वी सी ई टू द पावर माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ। ये हो गया डिफरेंशिएशन राइट। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है डी टी बाई डी टाउ एट टाउ इज इक्वल टू 0। सो करना क्या है, टाउ की वैल्यू 0 पुट कर दो। सो ये हो गया टी आई माइनस टी इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा माइनस एच ए बाई रो वी सी, और ये हो गया ई टू द पावर, ये हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर। सो यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगेन यहां से भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है, यहां से भी क्या कर सकते हो, यहां से भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो डी टी बाई डी टाउ एट टाउ इज इक्वल टू 0, विच इज नथिंग बट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द कूलिंग। ठीक है, सेम आंसर आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट। सो चाहे आप इससे बनाओ, इस मेथड से जाके बनाओ, या फिर आप सिंपल सा एनर्जी बैलेंस करके बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे बनाओ। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आपके पास क्लियर है। नो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, चलिए। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, बोर्ड में दिख रहा है आपको, रीड करते हैं पहले कि भाई क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्या पूछ रहा है, क्या क्या डेटा गिवन है, ठीक है। सो क्वेश्चन में पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, ये गेट 2016 का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। सिलेंड्रिकल स्टील रॉड 0.01 मीटर इन डाया, 0.2 मीटर इन लेंथ, ठीक है। सो ये तो पक्की बात है कि मेरे पास प्रॉब्लम है वो एक सिलेंड्रिकल रॉड का प्रॉब्लम है। सो ये मेरे पास हो गया सिलेंड्रिकल रॉड, और ये जो सिलेंड्रिकल रॉड है इसका जो डायामीटर है ये गिवन है 0.01 मीटर, ये गिवन है। लेंथ कितना गिवन है भाई, 0.2 मीटर, लेंथ हो गया मेरे पास 0.2 मीटर, ये लेंथ हो गया राइट। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई इट इज फर्स्ट हीटेड टू 750 डिग्री सेल्सियस देन इमर्ज इन वाटर बाथ एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो इनिशियली कितना टेम्परेचर है, 750 डिग्री सेल्सियस। सो इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है मेरे पास 750 डिग्री सेल्सियस, और जो कूलिंग मीडिया है जो कि वाटर बाथ है उसका जो टेम्परेचर है वो है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस। सो टी इन्फिनिटिव 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। आगे क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब H गिवन है, H गिवन है वो है 250 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक। डेंसिटी जो आपके पास सिलेंड्रिकल स्टील रॉड है उसकी डेंसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, और आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, करेक्ट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रॉड टू रीच 300 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। सो हमको टाइम बताना है जब इस स्टील रॉड का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, मतलब हमको बताना है, ठीक है, जब टेम्परेचर कितना रीच कर रहा है, टेम्परेचर रीच कर रहा है 300 डिग्री सेल्सियस, तो टाइम कितना लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है इन सेकेंड्स में। क्लियर पॉइंट। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये समझ आ चुका होगा, ये प्रॉब्लम अनस्टडी स्टेट का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सो ये क्लियर है कि ये प्रॉब्लम अनस्टडी स्टेट का प्रॉब्लम है। बट अनस्टडी स्टेट में 3 केसेस आपने पढ़ा है। सो 3 केसेस में से ये कौन सा वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, किस केस से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये समझना है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बायोट नंबर। और बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है, बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हो गया HL डिवाइडेड बाई KS। H गिवन है प्रॉब्लम में, KS गिवन है प्रॉब्लम में आपको L विच इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट है पॉइंट। सो L कैसे फाइंड आउट करोगे, सो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ट्रांसफर, जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एरिया। सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई एरिया। सो एरिया पहले तो सरफेस एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो ये हो गया πdL प्लस, करेक्ट। साथ में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी आपके पास क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं से ये नहीं बोला हुआ है कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर कहां से हो रहा है, इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं कि भाई हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है इसको अगर आपने मीडिया में डाला हुआ है, कूलिंग मीडिया में डाला है, तो सरफेस से भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहां से भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, करेक्ट है। सो ये आ जाएगा मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया मेरे पास 2, 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। और ये भी मैंने आपको समझाया जब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, ठीक है। कभी भी आपके पास अगर सिलेंडर का प्रॉब्लम आया, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम आता है और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के प्रॉब्लम में सपोज यहां पे तो लेंथ गिवन है
अगर लेंथ गिवन नहीं होता, अगर लेंथ गिवन नहीं होता तो उस सिचुएशन में आप क्या करते? उस सिचुएशन में हम ये मान के चलते, ये एज्यूम करके चलते कि क्रॉस सेक्शन से ना कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या फिर क्रॉस सेक्शन से हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो नेग्लिजिबल है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं। करेक्ट है पॉइंट? ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, ठीक है, कि जो डायामीटर को हम क्या एज्यूम करके चलते कि डायामीटर जो है ना वो लेंथ के कंपेयर में बहुत कम है। सो जो वहां से जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो भी क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो इस टर्म को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। सो लेंथ एल से एल कट जाता तो एल की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। गेटिंग माय पॉइंट? सो कभी अगर आपको एल नहीं गिवन है प्रॉब्लम में तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिलेंडर का प्रॉब्लम है, लेंथ गिवन नहीं है, सर कैसे करें? ठीक है, तो भाई कैसे करो क्या? इस टर्म को आप नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ो, एल से एल कट जाएगा, ठीक है। फाइनली आपके पास आ जाएगा यहां से d/4 आ जाएगा, उसको लेके आगे बढ़िए। क्लियर पॉइंट? सिंस यहां पे हमें लेंथ गिवन है, ठीक है, सो यहां पे हम लेके चल रहे हैं कि भाई हीट एनर्जी का ट्रांसफर यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है और सरफेस एरिया से भी हो रहा है। करेक्ट है ना? यहां से एल निकाल सकता है क्या? एल बिल्कुल निकाल सकता है, पाई से पाई कट दो तो यहां से d², सो d है 0.01 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मेरे पास है 0.2 मीटर डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई डायामीटर 0.01 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ है 0.2 प्लस ये हो जाएगा d² 0.01 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4। करेक्ट। सो यहां से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? लेंथ। सॉल्व करने के बाद l विच इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, ये आपको मिलने वाला है 0.00243 मीटर। क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो ये आ गया आपके पास l। सो बायोट नंबर कैलकुलेट हो जाएगा नाउ। तो बायोट नंबर कैलकुलेट करते हैं। सो बायोट नंबर, चलिए इधर देख करते हैं कैलकुलेट। बायोट नंबर इज इक्वल टू h है हमारे पास 250 HL। L मेरे पास कितना हो गया भाई? L कौन सा L है? लेंथ नहीं है ना, ठीक है, घबराना नहीं है भैया, ये L नहीं है। L मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और ये मेरे पास कितना आया है? 0.002439 डिवाइडेड बाई, ठीक है, HL बाई KS है मेरे पास 43। सो यहां से बायोट नंबर कैलकुलेट हो जाएगा और बायोट नंबर कितना आएगा? ठीक है, सो कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। सो बायोट नंबर जो आएगा वो आएगा 0.0141 विच इज लेसर देन 0.1। 0.1 से कम है ना, 0.0141 0.1 से कम है और 0.1 से कम है, इसका मतलब लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस इज वैलिड। लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस इज वैलिड। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और अगर वैलिड है सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल याद है। चलो देखो, T माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन Ti माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू e⁻ माइनस HA रो VC इनटू ये हो गया टाउ। क्लियर है? यही फॉर्मूला है। चलो आगे देखो। तो भाई एक काम करो, पहले आप दोनों साइड ln ले लो, log ले लो, तो ये हो जाएगा ln T माइनस टी इन्फिनेटिव ln T माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन यह आ जाएगा Ti माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस HA रो VC इंटू टाउ। राइट। सो ln टेम्परेचर 300, ठीक है, जिस पे आपको बताना है 300 माइनस T इन्फिनेटिव मेरे पास है 100 डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर है 750 माइनस इन T इन्फिनेटिव 100 इज इक्वल टू, अच्छा यहां से लिख सकते हैं क्या? H को मैं लिख सकता हूं 250, ये हो जाएगा माइनस 250 मल्टीप्लाइड बाई टाउ डिवाइडेड बाई A को मैं नीचे ले जाऊंगा, सो V बाई A हो जाएगा L, ठीक है, और L ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। रो कितना हो गया भाई? रो जो है 7801 इंटू L, ठीक है, V बाई A जो हो गया L हो गया 0.02439 मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट 473 जूल पर केजी केल्विन मल्टीप्लाइड बाई टाउ। करेक्ट है। सो यहां से देख लो, आसानी से टाउ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, अब टाउ कैलकुलेट हो जाएगा। और टाउ जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 42.42 सेकेंड के आसपास, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 42-43 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। तो यहां से आप आसानी से देख सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपके पास जो गेट 2016 में पूछा हुआ प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट, ठीक है, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर हुए, ठीक है।